दोस्तों नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र शुक्ला, डायरेक्टर गुरुकुल ICS एंड इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, हमारे इस विचार संप्रेषण लाइव मंच में आप सभी का स्वागत है और आप लगातार मुझे सुन रहे हैं। जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। तो आज मेरा जो विषय है वो भारतीय इतिहास का सच, इस विषय पर मैं अपनी बात रखूंगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इतिहास का अध्ययन और अध्यापन दोनों करते समय मुझे मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कई वर्षों से उभरते हैं और सामान्यतः जब मैं क्लास में विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करता हूं तो विद्यार्थियों से भी वही जिज्ञासाएं, वही कुछ प्रश्न सामने आते हैं जिनका उत्तर मैं अपने अध्ययन के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर देने का प्रयास करता हूं। तो इतिहास का सच मतलब हमारे इतिहास में जो कुछ वास्तविक बातें हैं, सत्य बातें हैं जो देश के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, उन बातों का या तो उल्लेख नहीं हुआ या उल्लेख किया भी गया तो उनका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे वृत्तांत और विवरण प्राप्त होते हैं जिनको पढ़ने से अनेक प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं कि ऐसा इतिहास में क्यों पढ़ाया जाता है। और इतिहास में सच को नज़रअंदाज करने का मतलब है ऐतिहासिक भूलें। यदि इतिहास को सही सही अर्थों में, सही दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया तो आने वाला समाज उन खामियों का जो भी परिणाम आता है वो समाज भुगतता है। भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। यदि परिस्थितियां समान हों तो जो घटनाएं अतीत में घटित हो चुकी हैं वो घटनाएं फिर से घटित हो सकती हैं। ऐसा अनेक विद्वानों ने, इतिहासवेत्ताओं ने लिखा है। जो आज है आने वाले कल में वह इतिहास हो जाएगा। तो आज बहुत सारे, यानी प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर अधिकतम आने वाले भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और संभव हो सकेगा तो आज़ादी के बाद की कुछ घटनाओं का भी उल्लेख करूंगा, उनमें प्रकाश डालूंगा। चूँकि सच कड़वा होता है, उसमें कई व्यक्तित्व आएंगे, कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों का नाम आएगा। जो गलतियां हुई हैं इतिहास में, उन गलतियों का उल्लेख होगा, तो उन्हें सुनकर हम प्रत्युत्तर भी कर सकते हैं, प्रतिक्रियावादी भी हो सकते हैं। लेकिन प्रतिक्रियावादी बनाना इस लाइव का उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज में यह विषय जाए और एक शिक्षक होने के नाते मेरा अपना एक मौलिक चिंतन है, विचार है। हो सकता है उसका दायरा बहुत सीमित हो, उस सीमित दायरे में उन बातों का जाना बहुत ज़रूरी है। और किसी विचार, किसी संगठन को लेकर यदि कोई बात उसमें आती है तो संगठन उस विचार को प्रतिक्रियावादी होने से बेहतर है सुधारवादी होना चाहिए, ताकि अतीत में जो गलतियां उनके द्वारा हुई हैं वो गलतियां आने वाले भविष्य में ना हो और देश इसके कारण सफ़र ना करे। तो भारत का एक प्राचीन इतिहास है। देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ। संविधान के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी शब्द का बहुत उपयोग दुरुपयोग होता है, तो मुझे लगा कि आज मैं भी क्यों ना इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करूं और राष्ट्र के अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में और संभावित भविष्य के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करूं। तो भारत दुनिया का प्राचीन देश है। यहाँ का इतिहास दुनिया का प्राचीन इतिहास है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति आदिकाल से हैं, अति प्राचीन हैं, गौरवशाली हैं। विश्व के जब अनेक देश जंगली और बर्बर अवस्था से गुजर रहे थे, उस समय भारत एक वैश्विक सभ्यता के रूप में खड़ा होकर देश दुनिया का दिग्दर्शन कर रहा था। अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी देश में अनेक युगांतरकारी परिवर्तन आए। कुछ परिवर्तन वांछित थे, कुछ अवांछित थे। कुछ परिवर्तनों के कारण समाज में अनेक बुराइयां और विसंगतियां भी पनपी।
इन सबके बावजूद भी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति जीवंत रही। लेकिन जिन तत्वों के कारण यह इतिहास, यह सभ्यता, यह संस्कृति जीवंत रही है, धीरे धीरे समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, स्वार्थों के कारण इन तत्वों को भुलाने का नियोजित ढंग से प्रयास भी किया गया और इतिहास के पन्नों से उन विचारों को, जीवन दर्शन को, तत्वों को शामिल भी नहीं किया गया। और जो शामिल भी हुए, उन सारी बातों में जनमानस का आत्मविश्वास कम होता है। तो मैं प्रारंभ करूंगा। हम सभी को ये जानकारी है, इतिहास की जानकारी हम में से अधिकांश लोगों को कम या अधिक मात्रा में निश्चित रूप से होगी। तो भारत की एक विशाल सभ्यता थी, गौरवशाली सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। लोग हमारे जैसे ही थे, कई बातों में हमसे श्रेष्ठ भी थे, शिक्षित थे, संस्कारवान थे, चरित्रवान थे, उद्यमी थे, परिश्रमी थे, शांतप्रिय थे, न्यायप्रिय थे, आध्यात्मिक थे, सहिष्णु थे, सामूहिक सह अस्तित्व का भाव था। एक विशाल सभ्यता थी और उसके समकालीन अनेक सभ्यताएं काल के गर्त में समा गई, लेकिन आज भी वह सभ्यता जीवित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अनेक विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता थी नगर नियोजन। दुनिया की यह पहली नगरीय सभ्यता थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों से, खुदाई से जो नगर प्राप्त हुए हैं वो आज के कई विकसित और नियोजित नगरों से भी समृद्ध हैं। वो खंडहर ये बताते हैं। लेकिन आधुनिक भारत में इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि नगरीकरण पश्चिम की देन है और एक तरफ नगरीकरण का जन्म भारत में हुआ है सैंधव काल में। जो सैंधव लोग थे वो नगर नियोजन के बड़े अभियंता थे, आर्किटेक्ट थे। तो दोस्तों, एक प्रश्न का दो उत्तर कैसे हो सकता है? या तो नगरीकरण भारत से दुनिया में गया है या नगरीकरण पश्चिम से दुनिया में गया है। और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि भारत में जो नगरीकरण था इसके प्रमाण, ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाणिक हैं, उपलब्ध हैं। तो इतिहास में जो लिखा गया, पढ़ाया गया। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। अंत के बाद यहाँ के लोग जो थे वो जंगली थे, असभ्य थे, कबायली थे। लेकिन जो सभ्यता शिक्षित थी, सभ्य थी, वह अचानक ग्रामीण, जंगली, कबायली कैसे हो सकती है? और उसी समय आर्यों ने भारत में आक्रमण किया। इस तरह से भारत के इतिहास का पहला पृष्ठ ही आक्रमणकारियों से प्रारंभ होता है। आर्यों ने आक्रमण किया, यहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया, यहाँ के लोगों को द्रविड़ कहा, दास कहा, दस्यु बनाया। वो कहीं बाहर से आए। बाहर से आने के बाद उन्होंने यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को पैदा किया, स्थापित किया, समाज को वर्णों में बांटा। ये सारे हमारे ऐतिहासिक प्रमाणिक ग्रंथों में लिखा है, मतलब जो इतिहास लिखा गया आधुनिक काल का। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत का इतिहास है, जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ, जो आज़ाद भारत की सरकारों ने स्वीकार किया, जिसे लागू किया, उस इतिहास को पढ़ने से लगता है कि ये भारत के लोगों का इतिहास नहीं है, ये भारत में आक्रमणकारियों का इतिहास है। यानी प्रारंभ से ही आक्रमण का उल्लेख प्रारंभ होता है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे संपूर्ण इतिहास को बदलने का प्रयास औपनिवेशिक काल में हुआ। औपनिवेशिक काल मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए, उनकी एक लंबी श्रृंखला है। उनमें से अधिकांश तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में ही विलीन हो गए, उनका अपना पृथक अस्तित्व नहीं बचा। और जिनका पृथक अस्तित्व बचा भी, उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को या भारतीय इतिहास को विकृत करने का प्रयास कम किया, और जो प्रयास उन्होंने किया वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी दिया। लेकिन औपनिवेशिक काल में भारत में ब्रिटिश शासन को संचालित करने के लिए, उसके पहले कंपनी की सत्ता को स्थापित करने के लिए, यूरोपीय ज्ञान को भारत में संप्रेषित करने के लिए, भारत के जो भी प्राचीन धर्म ग्रंथ थे, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ,
महाकाव्य और भी अन्य प्राचीन ग्रंथ, इन सबको, ताकि भारत में कानूनों का निर्माण हो और भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए ब्रिटिश शासन ने एक बड़ी संस्था बनाया, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता में। और इस संस्था के द्वारा अनेक यूरोपीय विद्वान, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, विल्किंसन, इन सारे लोगों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। और जो अनुवाद किया वह अनुवाद उनके दृष्टिकोण से था, चूंकि इन विद्वानों को यूरोपीय भाषाओं के अलावा भारत की संस्कृति भाषा का भी ज्ञान था। भाषा ज्ञान तो था, लेकिन भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय मीमांसा, वैचारिकी, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इससे एकदम अपरिचित थे। फिर वो औपनिवेशिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनुवाद करना चाहते थे। भारत के धर्म ग्रंथों का अपने व्यापारिक और प्रशासनिक हितों को पूरा करने के लिए इन ग्रंथों का अनुवाद करना चाहते थे। और साथ ही साथ यूरोपीय श्रेष्ठता का सिद्धांत हमें पता है कि सारा यूरोप एथनोसेंट्रिज्म की अवधारणा से ओतप्रोत था। स्वप्रजाति केंद्रितता, यानी हमारी प्रजाति, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारे अलावा दूसरी प्रजातियां, दूसरी संस्कृतियां हीन हैं। यह आत्मविश्वास, यह आत्मदंभ प्रत्येक यूरोपीय व्यक्ति को था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। उससे उनके कानून बने, उससे उनका शासन संचालित हुआ और उन्हीं धर्म ग्रंथों के ट्रांसलेशन के आधार पर स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया, जिसमें पूरी तरह से पाश्चात्य चिंतन, पाश्चात्य विचार और भ्रमित आधुनिकीकरण को जरूरत से ज़्यादा शामिल किया गया। मैं पाश्चात्य विचारों का विरोधी नहीं हूँ, पाश्चात्य विचार भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन बीज को ही बदल देना, किसी भी तत्व के न्यूक्लियस को ही बदल देना या बदलने का प्रयास करना, इस बात का मैं विरोधी हूँ। और इस बात को ध्यान में रखकर ही आज का मैं लाइव आया हूँ। चूँकि मेरे अंदर अनेक विचार थे, वो विचार क्लास के दौरान या सामाजिक कार्यों के दौरान वो बाहर आते थे, लेकिन लाइव चल रहा है इसलिए विचार मन ही मन चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सबके साथ शेयर किया जाए। तो इतिहास लिखा गया और उस इतिहास में आर्यों को बाहर से बताया गया और आर्यों के लिए कई सिद्धांत हुए, लेकिन उसमें मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से कैसे आए? तो उन्होंने लिखा कि जो ईरानियों का ग्रंथ है आवेस्ता और आर्यों का जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें काफ़ी समानता है। तो आप सभी ध्यान देंगे मेरी बात का। मैं कहना चाहूँगा कि ऋग्वेद दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी दुनिया में यदि किसी ग्रंथ का संकलन हुआ तो ऋग्वेद का संकलन हुआ। ऋग्वेद से बातें दूसरे ग्रंथों में जाएंगी, यानी ऋग्वेद से बातें आवेस्ता में जाएंगी, ऋग्वेद से बातें बाइबल में जाएंगी, ऋग्वेद से बातें और भी धर्म ग्रंथों में जाएंगी, कुरान में जाएंगी। तो एक तरफ तो ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, दूसरी तरफ आवेस्ता से जो विचार थे ऋग्वेद में आए, ये तो विरोधाभास है। यदि ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है तो ऋग्वेद की सारे विचार, सारी बातें, सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं भारत से ऋग्वेद के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। सत्य ये है। दूसरी बात, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद स्वीकार किया गया, यानी इससे प्राचीन कोई रचना नहीं है। यूनेस्को ने भी अपनी विश्व विरासत सूची में ऋग्वेद को शामिल किया। ऋग्वेद का जब तक ये प्रमाणिक स्रोत नहीं था तब तक दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बाइबल था। लेकिन हुआ क्या? तो अचानक ही खुदाई से एक अभिलेख मिला जिसका नाम है बोगाचकोई अभिलेख। यह 1400 BC का है, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। दुनिया के इतिहासकारों ने इसे विश्व का प्राचीनतम अभिलेख स्वीकार किया। इस अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्यम। और ये चारों देवता ऋग्वेद के देवता है, मतलब इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। यानी बोगाचकोई एक दुनिया का प्राचीन अभिलेख है, तो जो ऋग्वेद है बोगाचकोई अभिलेख के पहले का ग्रंथ होगा। यानी पहले ऋग्वेद आया, उन देवताओं की स्तुति हुई, उनकी स्तुति के लिए मंत्रों का संकलन हुआ, बाद में उन देवताओं का उल्लेख
अनेक कार्यों में हुआ। तो यदि बोगाज कोई दुनिया का प्राचीन अभिलेख है तो दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, ऐसा दुनिया ने स्वीकार किया। तो जब आर्य बाहर से आए और आर्यों का ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद का संकलन भारत में हुआ, तो आर्य फिर बाहर से कैसे आए? बल्कि आर्य यहीं के थे, यहीं आर्य ऋषियों ने ऋग्वेद का संकलन किया, उसमें मानव सभ्यता के कल्याण के लिए आवश्यक जो भी ज्ञान था वो शामिल किया, और इस भारत भूमि से ही सुदूर सारी दुनिया में आर्य संस्कृति का ज्ञान प्रवाहित हुआ। अब बोगाज कोई अभिलेख में कैसा चित्रण है? तो हमारे देश के जो देवता थे ऋग्वेद के, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्यम, ये दो राजाओं की संधि करा रहे थे। वो दो राजा थे, एक मितन्नी वंश का था और एक हिट्टाइट वंश का था। तो एशिया माइनर में, मान लें आज का टर्की, वहां पर दो राजा एक दूसरे से मित्रता कर रहे थे और हमारे देवता आसन में बैठकर उनके बीच मित्रता करा रहे थे। मतलब विश्व में भारत का इतना ज्यादा प्रभाव था। हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो दुनिया की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है और संस्कृत का जन्म भारत में हुआ। संस्कृत जो है वह भारोपी भाषा परिवार की है। भारोपी मतलब भारत और यूरोप, यानी भारत की अधिकांश भाषाएं, असमिया, सिंधी, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सब का जन्म संस्कृत से हुआ है। फारसी, अंग्रेजी, स्पेनिश, लैटिन, इन सब भाषाओं में शब्द संस्कृत से गए हैं। यानी दुनिया का जो भाषा का जन्म केंद्र था, दुनिया को जो भाषा दिया, और भाषा के आविष्कार के कारण ही पूरी दुनिया बर्बरता से सभ्यावस्था में पहुंची। तो ये भाषा का आविष्कार, भाषा की खोज भी भारत द्वारा हुई और वो पहली भाषा थी संस्कृत। इसलिए भारत के सारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद और भी अन्य ग्रंथ जिन्हें दुनिया ने धार्मिक कहकर, दार्शनिक कहकर अप्रमाणित करने का सफल प्रयास किया, उन धर्म ग्रंथों से ही दुनिया में सभ्यताओं का निर्माण, विकास हुआ, दुनिया में ज्ञान का संप्रेषण हुआ और दुनिया उस ज्ञान का उपयोग कर रही है। लेकिन आज इतने वर्षों बाद यदि ये बात कही जाती है या कहना पड़ रही है, तो एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग इस बात पर उपहास उड़ा सकता है, निंदा कर सकता है, यह स्वीकार नहीं कर रहा है। यानी इतने वर्षों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई, सच को छुपाया गया, तो आज नई पीढ़ी उसे एक धार्मिक ग्रंथ कहकर या उसे एक दार्शनिक ग्रंथ कहकर अवैज्ञानिक मानकर उसका अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके बदले में अनेक प्रकार की आलोचनाएं सामने आती हैं। तो धीरे धीरे संस्कृत को समाप्त किया गया। आज भी भारत से बाहर संस्कृत का बहुत अध्ययन अध्यापन होता है। दक्षिण पूर्व एशियाई सारे देशों में, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, कंबोडिया, मलाया, चीन, यहाँ संस्कृत का बड़ा क्रेज है। लेकिन भारत में इतिहास ने संस्कृत के साथ न्याय नहीं किया और यह कहा गया कि यूरोपीय भाषा परिवार भले है, लेकिन वहाँ की भाषाएं संस्कृत कारण पैदा हुई, ना कि संस्कृत वहाँ की भाषाओं के कारण पैदा हुई। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, संस्कृत का जन्म यहीं हुआ, और विश्व की अनेक भाषाओं का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत भाषा से उस भाषा में शब्द गए। इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, आर्य भारत के ही थे। लेकिन हमारा जो इतिहास लिखा गया, जिन विद्वानों ने लिखा, उन्होंने आने वाले समाज में भारत को विखंडित कैसे किया जाए, अलग अलग खंडों में आर्यन थ्योरी, द्रविड़ थ्योरी ये कैसे पैदा हो, समाज में कैसे वर संघर्ष हो, और एक महाद्वीप के समान विशाल राष्ट्र कैसे खंडित हो, इस विचार को लेकर दुनिया चली और उस आधार पर उन्होंने अपने अपनी सुविधा के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से इतिहास का लेखन किया। अब आर्य भारत के ही थे, इसके अभी भी प्रमाण है। तिब्बत में ऐसी कई बस्तियां हैं जहां हजारों वर्षों से वो लोग रह रहे हैं। जो प्राचीन प्रथाएं, परंपराएं, भाषा, शैली, रीति रिवाज आर्यों के थे,
ऐसी बस्तियां तिब्बत में कई स्थानों पर हैं। उनके कानों में वो कुंडल हैं जो हम ऋग्वेद काल में पढ़ते हैं। उनका शरीर, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान एकदम आर्यों की तरह है। ये बस्तियां तिब्बत में हैं और ये आप कहीं भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए और भारत का इतिहास आक्रमणकारियों का इतिहास नहीं है। वास्तव में भारत का इतिहास भारत के वीर योद्धाओं का इतिहास है, ऋषि मनीषियों का इतिहास है, यहाँ के लिए जीने मरने वाले लोगों का इतिहास है, यहाँ के बारे में सोचने वाले लोगों का इतिहास है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो गाय एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है। गाय को धर्म का विषय बना दिया जाता है। गाय के कारण देश में मॉब लिंचिंग होती है। हम देख रहे हैं कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में 2 तपस्वियों का, वृद्ध एक सन्यासी थे, एक युवा थे, एक वृद्ध थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का कारण भी है समय समय पर इतिहास की गलतियां, गलत इतिहास लेखन, नई पीढ़ी को भ्रमित तरीके से भ्रमित ज्ञान देना, और वर्तमान पीढ़ी अतीत से नहीं जुड़ पा रही है और अतीत से न जुड़ने के कारण वर्तमान पीढ़ी भविष्य के बारे में भी नहीं सोच पा रही है। तो गाय एक बड़ा विषय है। तो गाय धर्म का विषय नहीं है, गाय तो भारतीय संस्कृति का विषय है। यह धर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम गाय को एक धर्म का अवयव मान के सोचेंगे तो गलत करेंगे। जितना बड़ा समाज में महत्व धर्म का है, उतना बड़ा महत्व अपने आप में गाय का है। गाय पशु नहीं है, गाय प्राणी भी नहीं है। गाय को हमने मां कहा। तो गाय इतना महत्वपूर्ण क्यों? तो ऋग्वेद काल में सब कुछ गाय के आधार पर होता था। भाई भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज कृषक समाज रहा है। कृषि कार्य को करने के लिए गाय की आवश्यकता, घर में व्यापार करने के लिए गाय की आवश्यकता है। गाय लेती कुछ नहीं थी, देती ज्यादा थी। हम कितना भी अत्याचार कर लें वो कभी हमारे साथ अत्याचार नहीं करती है। हमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, गोबर ये सब प्रदान करती है। एकमात्र प्राणी है जिसका हर उत्पाद मनुष्य के लिए फायदेमंद है। उसके बदले हम उसको घास फूस देते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब जो वध करने योग्य ना हो। उस समय अमीर कौन होता था? तो गोमत होता था, यानी अधिक गाय रखने वाला व्यक्ति अमीर होता था। राजा को गोपति जैसे शब्द मिलते हैं। दूरी को गव्यती कहा जाता था। उस समय घड़ी नहीं थी समय देखने के लिए, तो समय का निर्धारण गोधूली बेला। गाय के अर्घ से अनेक बीमारियां ठीक होती थी। आज ये मजाक का विषय बन गया है। आज तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, अति बुद्धिमान लोग सोशल मीडिया पर या अखबारों में कमेंट्स करते हैं। लेकिन आज कोरोना महामारी है। आज बचने के लिए प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लोग ले रहे हैं और निश्चित तौर पर लोग गंगा जल भी पी रहे हैं और गो अर्क भी पी रहे हैं, यद्यपि स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि जान बची तो लाख उपाय। तो गाय अघन्या भी है। युद्ध गायों के लिए होता था, मतलब गाय संपत्ति थी, गावेष्टि कहते थे। लेकिन अंग्रेज इतिहासकारों ने यह भी लिख दिया कि अतिथि को गोहंता कहा जाता था, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके सत्कार के लिए गाय की हत्या की जाए। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न भी है कि जो वध करने योग्य ना हो, जो अर्थव्यवस्था का आधार हो, जो जीवन सुरक्षा का साधन हो, जहां निवेश बहुत फायदेमंद हो, जो अति पवित्र हो, उसके अनेक धार्मिक पहलू भी हैं। लेकिन मैं धार्मिक पहलुओं की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने विचार को पूरी वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। उसके अनेक धार्मिक व्याख्याएं भी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं गाय को एक महत्वशील, एक महत्वपूर्ण प्राणी के रूप में बता रहा हूं।
तो क्या गाय किसी व्यक्ति विशेष के लिए आई? अनेक ऐसे रिसर्च हैं कि गोमूत्र से क्या लाभ हो सकते हैं, गाय के गोबर से क्या लाभ हो सकते हैं, गाय के दूध से क्या लाभ हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन ये मजाक का विषय बन जाता है। तो गाय मानव मात्र के कल्याण के लिए आई। यदि हमको अपना कल्याण करना है तो उसको बचा के रखें, और हमको अपना नुकसान करना है तो उसे मारें। तो गाय का महत्व इतना था, इसलिए हमारे वेदों में और धर्म ग्रंथों में हर जगह गाय के महत्व को विशेष रूप से दर्शाया गया। लेकिन आने वाले समय में उसको भी एक बड़ा विषय बनाकर विवाद करने का प्रयास किया गया। गाय का महत्व था, तब तो संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक तत्वों में कानून बनाने का प्रावधान किया है कि गोहत्या प्रतिबंधित होगी। मुगल काल में अकबर ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया है। तो क्या अकबर मुसलमान नहीं था? लेकिन उसने अध्ययन किया, अध्ययनशील व्यक्ति था, अनपढ़ था लेकिन अध्ययनशील था। अब बोलेंगे अध्ययनशील कैसे था? तो श्रवण करके अध्ययन करता था, किसी चीज को पढ़ता नहीं था, सुनता था और अपने विवेक से उस बात को समझता था। तो इस तरह से हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर के आक्रमण को हमारे इतिहास में एक महानायक की तरह बनाया जाता है। सिकंदर बहुत बड़ा योद्धा था। सिकंदर ने हमारे देश में एकदम आगजनी पैदा कर दी। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के सारे स्रोत हमको पता होना चाहिए, यूनानी और रोमन स्रोत हैं। आश्चर्य लगता है, यानी किसी भी भारतीय वृतांत में, भारतीय ऐतिहासिक विवरण में, भारतीय साहित्य में, किसी भी घटना में सिकंदर का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो देश की एक बड़ी घटना है, देश के भीतर हुई, देश के लोगों के साथ हुई, उस घटना का उल्लेख देश के कहीं भी ऐतिहासिक प्रमाणिक साक्ष्यों में नहीं मिलता है, तो उसे पाठ्यक्रम में शामिल करके महानायक बताने का आवश्यकता क्या है? फिर सिकंदर का आक्रमण हुआ, और सिकंदर का आक्रमण होने के बाद जिन लोगों ने इतिहास लिखा सिकंदर का, जिसे हम पढ़ रहे हैं, वो सारे यूनानी लोग थे। तो सिकंदर को उन्होंने बाहुबली बता दिया, महानायक बता दिया। वहीं दूसरी तरफ चाणक्य थे। चाणक्य का कहीं उल्लेख यूनानी साहित्य में नहीं मिलता है। तो एक और प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, पेरेटो, ओनेसिक्टस, नियार्कस, ऐसे अनेक विद्वान हुए हैं जिनको भारत में महिमा मंडित किया गया। लेकिन चाणक्य नाम का एक व्यक्ति था जो राष्ट्रवाद का प्रणेता था, जिसने देश के लिए कार्य किया, उसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? भारत का इतिहास लिखा जाए और भारत के महानायकों का जिक्र ना हो, इतिहास में उन बातों का उल्लेख ना हो जो बातें भारतीय समाज के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, तो ऐसे इतिहास पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ये इतिहास केवल परीक्षा के लिए पढ़कर अंक वृद्धि के लिए है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने का तरीका हो सकता है। फिर भारत में महाजनपद काल आया, लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज के बाद लोग एक जगह में बसने लगे, कृषि कार्य उन्नत हुआ, और देश में एक बार फिर से नगरीकरण प्रारंभ हुआ, औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े केंद्र बनना प्रारंभ हुए। इन बातों का उल्लेख कम होता है। फिर इसी समय पर अनेक धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी कई संप्रदाय। मगध उनका केंद्र बना। तो भारतीय धर्म वास्तव में है क्या? सनातन धर्म क्या है? या देश में एक बड़ा प्रचलित शब्द है हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व कर्मकांड नहीं है, न धार्मिक विसंगतियां हिंदुत्व हैं। वास्तव में भारतीय धर्म का अनुसार है कर्तव्यों का निर्वहन। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कुल धर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, पति धर्म, राष्ट्र धर्म। लेकिन धीरे धीरे इस वैदिक धर्म में अनेक विकृतियां आई, और विकृतियों के बाद समाज में इसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ। तो गौतम बुद्ध जैसे हमारे देश में ऋषि मनीषी पैदा हुए, महावीर स्वामी जैसे, और इन लोगों ने एक नया धार्मिक आंदोलन प्रारंभ किया। और इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि यह आंदोलन
हिंदू धर्म के, सनातन धर्म का प्रतिक्रिया है, उसके विरोध में है। गौतम बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। गौतम बुद्ध का जो धार्मिक विचार थे वो भारतीय समाज को एकीकृत करने के लिए थे। भारतीय समाज में नैतिक सत्ता की पुनर्स्थापना हो, लोगों में राष्ट्रभक्ति जागे, लोग राष्ट्र के लिए एकजुट हों, यह चिंतन था गौतम बुद्ध का। और जहां जहां गौतम बुद्ध के विचार भारत से बाहर गए हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, मलेशिया हो, तिब्बत हो, अनेक जगह, उन सारे देशों में गौतम बुद्ध ने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया है और लोगों में देशभक्ति पैदा करने का प्रयास किया है। लेकिन भारत देश में गौतम बुद्ध के समानांतर, गौतम बुद्ध के नाम पर, बौद्ध धर्म के नाम पर, बौद्ध धर्म की अनेक गलत व्याख्या की गई। जबकि गौतम बुद्ध की जो मान्यताएं थी, विचार थे, उनके प्रवचन थे, उन प्रवचनों में क्या गौतम बुद्ध के स्वप्न में भी इन बातों को उल्लेख नहीं था। गौतम बुद्ध ने समाज से बड़ा कुछ नहीं माना है, समाज ही देवता है। इसलिए समाज में व्यक्तियों को सत्य का, प्रेम का, सदाचार का, अहिंसा का आचरण करना चाहिए। और यही धर्म ही, यही आचरण ही धर्म है। लेकिन इतिहास में बाद में उनकी तरह तरह की व्याख्याएं की गई और उसका भी बहुत सारा समाज को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ। हमारे देश में अनेक ऐसे राजनेता हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। ये बस एक गुप्त काल के दौरान या मौर्य काल के दौरान उनका एक राजा के रूप में केवल वर्णन होता है, लेकिन वो एक राजा के रूप में वर्णन के योग्य नहीं है, बल्कि वर्तमान में उनके नाम से संस्थान होना चाहिए, उनके नाम से शोध होना चाहिए, उनकी जगह जगह स्टैच्यू होना चाहिए। नई पीढ़ी उनको जाने कि समुद्रगुप्त शेर से लड़ते थे। आज ऐसा बताया जाता है समुद्रगुप्त शेर से लड़ते हैं तो कई बार सामने वाले को हंसी भी आ जाती है, ये तो किंवदंती पढ़ा रहे हैं। लेकिन किंवदंती नहीं है, ये तो ऐतिहासिक साक्ष्य है कि समुद्रगुप्त शेर से लड़ते थे। बाद में अनेक आक्रमणकारी हुए, शक, कुषाण, यूनानी, ईरानी, ये सारे आक्रमणकारी आए। भारतीय समाज में इन्होंने अपना समायोजन कर लिया, इनका कोई प्रथा का अस्तित्व नहीं रहा। आज वो सब भारतीय ही हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय भारत का जो समाज था, भारत के जो उस समय के राजा थे, उस समय का जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण था, वो उनके समायोजन के अनुकूल था और उन्होंने सोचा कि समायोजन में ही लाभ है। लेकिन बाद के खंडों में बाहर से लोगों ने आकर यहाँ पर अपनी दुकान खड़ी करने का प्रयास किया, अपनी ताकत खड़ी करने का प्रयास किया, क्योंकि बाद के कालखंडों में समाज को विखंडित कर दिया गया, समाज की ताकत को कमजोर किया गया और जो बाहरी आक्रमणकारी आए वो अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हुए। भारत में अंतिम सम्राट हर्षवर्धन हुए हैं। 7वीं शताब्दी में उनका 41 वर्ष शासन किया और 647 ईस्वी में उनका 647 AD में देहावसान हो गया। हर्षवर्धन के काल में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए और हमारे देश में समय समय पर अनेक विदेशी यात्री आते थे। मेगास्थनीज आए, फाहियान आए, हर्षवर्धन काल में वैनसांग आए। इन विदेशी यात्रियों ने भारत के पक्ष में कितना लिखा है, जबकि विदेशी थे, यहां अध्ययन करने आए या भ्रमण करने आए, लेकिन यहां के समाज से इतना प्रभावित हुए कि वो लिखने के लिए मजबूर हो गए और बहुत कम लिखने का प्रयास किया, फिर भी उनको तारीफ ही करना पड़ी। वैनसांग लिखता है, वैनसांग हमारे छत्तीसगढ़ आए, सिरपुर में है, यहां पर उन्होंने अध्ययन अध्यापन भी किया। सिरपुर बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था और वैनसांग ने लिखा कि हर्षवर्धन का जो राज्य था अति कल्याणकारी था, यहां सभी लोग सुखी संपन्न थे, समृद्ध थे, अपराध दूर दूर तक देखने नहीं मिलते थे, राजा स्वयं राजकीय कार्यों का निरीक्षण करता था, सरकारी अधिकारी, सरकारी तंत्र आम जनता का नुकसान नहीं करता था, शोषण नहीं करता था। नालंदा विश्वविद्यालय था, 100 गांवों के अनुदान से चलता था।
यानी 100 गांव मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को चलाते थे। यानी ग्रामीण समाज का विश्वविद्यालयों से आपस में संपर्क था। आज औपचारिक शिक्षा प्रणाली के कारण विश्वविद्यालय 1-2-4 गांव गोद लेते हैं, वो भी औपचारिकता के लिए लेते हैं, उन्हें उस गांव से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के जो अधिष्ठाता हैं या विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षाविद हैं, जिस रीति से वो चयनित होते हैं वह रीति अध्ययन आधारित ना होकर वो एक बायोडाटा पर आधारित होती है। तो नालंदा विश्वविद्यालय 100 गांव से चलता था। आज विश्वविद्यालय का गांव से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आज विश्वविद्यालय के जो प्रमुख होते हैं उनका छात्रों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। आज उनकी शिक्षा पर, उनकी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो क्या गलती विश्वविद्यालय कुलपतियों की है? तो विश्वविद्यालय के कुलपतियों, शिक्षाविदों से बड़ी गलती है जो हमारी शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के आने के बाद चली, वो बड़ी पेचीदा हो गई, औपचारिक हो गई। तो हर्षवर्धन जैसे शासकों के काल में वैन-सांग जैसे यात्री आए और उन्होंने जो लिखा, उस विवरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा बनाना चाहिए, उसे राजनेताओं के वक्तव्यों में आना चाहिए, केवल वक्तव्यों नहीं आचरणों में आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारी जो शक्ति है वो विश्व के लिए कल्याणकारी शक्ति होगी। मध्यकाल में अरबी आक्रमण हुए, तुर्की आक्रमण हुए, महमूद गजनवी आया, 17 बार आक्रमण किया, स्वयं को बुस्सिकन कहता था, मूर्ति तोड़ने वाला। ऐसा क्यों कहता था कि यदि हम मूर्ति तोड़ेंगे तो जो मध्य एशिया का इस्लाम जगत है मुझे नायक कहेगा। और वास्तव में मध्य एशिया का जो इस्लाम जगत का चिंतन है, अध्ययन है, ज्ञान है, उसमें महमूद गजनवी को नायक कहते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल का नाम गजनी है। मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी ने भारत में कई युद्ध लड़े और हारे, लेकिन जो जो युद्ध उसने हारे उनमें से बहुत ही कम युद्धों का उल्लेख होता है जो हम इतिहास में प्रमाणिक रूप से पढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी हारा। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो पृथ्वीराज चौहान का देश के लिए कितना बड़ा त्याग था, कितना साहसी व्यक्ति थे वो, उनका क्या दृष्टिकोण था, उस समय की जनता उनको भारत का सम्राट समझती थी। इस बात का व्यापक अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, शोध होना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन हम उनको मोहम्मद गौरी के समतुल्य करके पढ़ा रहे हैं कि एक युद्ध वो जीते, एक युद्ध वो हारे। बाद में उनकी हत्या हुई तो देश का इतिहास तो नहीं हुआ, ये तो देश में विदेश का इतिहास हुआ। फिर पृथ्वीराज चौहान हारा तराइन के द्वितीय युद्ध में। हम सबको पता है जयचंद जैसे गद्दार लोग समय समय पर देश में हुए हैं, होते आए हैं, इससे देश को नुकसान हुआ है। सल्तनत काल आया, सल्तनत काल का अंत हुआ तो मुगल सम्राट आए, इन लोगों ने धर्म आधारित शासन किया, धर्म आधारित न्याय व्यवस्था को चलाया। न्याय के स्रोत कुरान, हदीस, इज्मा, ये सब हो गए। धर्म के आधार पर टैक्स वसूला और बड़ी मात्रा में हिंदू समाज के लोगों का धर्मांतरण कराया। कूटनीति के आधार पर, छल कपट के आधार पर, दबाव के आधार पर, हिंसा के आधार पर अनेक सिख गुरु हुए, उन्होंने इनको चुनौती दिया। वो हिंदू धर्म के लिए शहीद हुए, उनका परिवार, पूरा परिवार बलिदान हो गया। तो क्या सिख धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म ये सनातन धर्म, वैदिक धर्म से बाहर नहीं है, बल्कि इनकी पूजा पद्धति, आचार विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में तो भारत ही है, केंद्र में तो सनातन संस्कृति ही है। लेकिन आपस में मत पंथों संप्रदायों के आधार पर देश को लड़ाने के लिए इतिहास लिखा गया और वो काफी हद तक यथार्थ भी हो रहा है। और जिन शक्तियों ने इस इतिहास को लिखवाने का प्रयास किया, प्रयोग किया, जो शक्तियां बड़ी
प्रफुल्लित हो रही हैं। फिर मुगलों का जैसी पतन प्रारंभ हुआ तो मराठाओं का शासन की संभावना बढ़ी। शिवाजी जैसे महानायक हुए, बहुत ही कम समय में मुगल साम्राज्य को चुनौती दिया। लेकिन आज भारत के इतिहास के पन्नों में शिवाजी कहाँ हैं? शिवाजी का बहुत बड़ा वर्णन कहाँ होता है? जो पेशवा हुए बाजीराव प्रथम, ऐसे पेशवा थे जो 20 साल में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। लेकिन उन युद्धों का उल्लेख नहीं मिलता। उनके वीरता के कारण मूवी नहीं बनती है, उनके प्रेम प्रसंग पर मूवी बनती है। बाजीराव मस्तानी, अभी एक मूवी आई थी तानाजी, उसमें हमने शिवाजी के सेनापति को देखा, वो कितने वीर नायक थे। 3 घंटा का वह मूवी देखने मात्र से हमारे भीतर आत्मविश्वास और साहस फूट पड़ता है। यदि संपूर्ण इतिहास ही इस दृष्टिकोण को लेकर लिखा जाता तो आज हमारा वर्तमान समाज और भी साहसी ताकतवर हो सकता था। उसके बाद हम सभी को पता है कि देश में यूरोपीय आगमन हुआ और एक यूरोपीय शक्ति नहीं आई, 5 यूरोपीय शक्तियां आई। 1498 में पुर्तगाली आए, 100 साल बाद 1596 में डच आ गए, 4 साल बाद 1600 में अंग्रेज आ गए, 16 साल बाद 1616 में डेनिस आ गए, 50 साल बाद फ्रांसीसी आ गए। ये लगातार क्यों आए? यहाँ ये लोग व्यापार करने आते थे, व्यापार करने के बाद यहाँ की बुरी स्थिति जाकर बताते थे कि समाज कई खंडों में बटा हुआ है, समाज में एकता की कमी है, हम वहाँ जाकर इसको और बड़ा रूप दे सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और भारतीय ज्ञान संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। सत्ता संघर्ष हुआ, अंग्रेजों ने सबको समाप्त किया और अंग्रेजी सत्ता यहाँ स्थापित हो गई। अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना, कंपनी का शासन स्थापित हो गया और लगभग 1856 तक संपूर्ण भारत का विलय कर लिया गया। लेकिन अब शासन करने के लिए पढ़े लिखे युवा चाहिए थे। यानी औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक व्यापार को मजबूत करने के लिए, शासन व्यवस्था को, शासन तंत्र को संचालित करने के लिए भारत का पढ़ा लिखा युवा चाहिए था। इसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और ये प्रारंभ हो गया। तो ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो ईसाई मिशनरियों ने खूब सहयोग किया। ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश शासन से अनुदान प्राप्त था, सहयोग प्राप्त था, मदद प्राप्त थी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। और 1781 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अरबी फारसी भाषा साथ साथ पढ़ाने के लिए एक मदरसा डाला। फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलकाता में अनेक कॉलेज खोले गए, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, कंपनी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज। 1835 आया, विलियम बेंटिक ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन देना है, तो एक विधि सदस्य थे उनकी कार्यकारिणी के, मैकाले ने भारतीय शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी बना दिया, भारतीय शिक्षा का स्वरूप ही बदल दिया। भारतीय शिक्षा प्रणाली वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश आगमन के पूर्व तक अनौपचारिक, संस्कार प्रधान
प्रशिक्षण जन्य थी, स्किल्ड थी। भारतीय शिक्षा प्रणाली का नुकसान यहां पर मुगलों ने भी नहीं किया, वह अनौपचारिक बनी रही। भारतीय संस्कृति शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक नुकसान किया लगभग 2 वर्षों की अवधि में जो ब्रिटिश शासन ने शासन किया। यहाँ के विचार को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के धर्म को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, सारे क्षेत्रों को बदलने का और अपने अनुरूप करने का प्रयास किया, अपने लाभ के लिए किया। उसका परिणाम आज भी देश भुगत रहा है। 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक शिक्षा नीति आई, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसमें इस बात पर बल दिया गया कि यूरोपीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, और यूरोपीय ज्ञान यदि जन जन तक पहुंचाना है तो केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नहीं, बल्कि भारत की जो देसी भाषाएं हैं उनको भी शामिल करके आम जन तक पहुंचाना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य पाश्चात्य चिंतन, पाश्चात्य ज्ञान और पाश्चात्य संस्कृति को जनव्यापी करना है। इसके लिए उस समय के जो विशाल महानगर थे, कोलकाता, मद्रास, बंबई, वहां पर विश्वविद्यालय भी खोले गए। 1904 एडी में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया, उस अधिनियम में सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया और विश्वविद्यालय पूरी तरह से सरकारी एजेंसियों के रूप में कार्य करने लगी, और सरकार के निर्णयों को विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाया जाने लगा। इस तरह से देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने का हर संभव प्रयास हुआ। लॉर्ड मैकाले ने अपने रिश्तेदारों को पत्र भी लिखा था, हम उसको कई बार उल्लेख भी करते हैं लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले को बार बार हम कोसते भी हैं, लेकिन लॉर्ड मैकाले कौन होता था हमारी शिक्षा नीति तय करने वाला? यदि शिक्षा नीति उसने तय भी किया था तो आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की शिक्षा नीति भारत के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल हो सकती थी। लेकिन जब जब इसकी मांग उठती है तो देश के भीतर ही कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अनायास ही या किसी विशेष प्रयोजन के कारण, विशेष उद्देश्य के कारण उसका विरोध करने लगता है। तो इस तरह से ये सब षड्यंत्र चलता रहा और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। एक अंग्रेज अधिकारी ने कराया। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अंग्रेज अधिकारी हमारी आजादी के लिए एक राजनीतिक संगठन क्यों बनाएगा? और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के ही नेताओं ने, शुरू में लाला लाजपत राय ने, अश्विनी दत्त ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना कराई, कांग्रेस के लेकिन नेताओं ने पवित्र उद्देश्य रखे कि देश का एकीकरण करना है, स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, भाईचारा स्थापित करना है। ये उद्देश्य घोषित किए, उद्देश्य पवित्र थे, लेकिन उन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस चली क्या? ऐसी अनेक गलतियां हुई हैं, ऐसी अनेक भूल किया कांग्रेसियों ने, नरमपंथियों ने। उदाहरण के लिए जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ और उसके विरोध में एक बड़ा उग्र आंदोलन खड़ा हुआ तो राष्ट्रवादियों ने स्वशासन की मांग कर लिया। तो नरमपंथियों ने उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि स्वशासन तो हमारा लक्ष्य था। फिर 1907 में कांग्रेस के विभाजन के बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगा। वो 6 वर्ष जेल में रहे। नरमपंथी शांत कैसे बैठे? भाई, भारत का अंग्रेज हमारा दुश्मन था, लेकिन तिलक तो हमारे मित्र थे, हमारे देश के थे। कांग्रेस विभाजन एक अलग पक्ष था, लेकिन एक देशवादी व्यक्ति को, एक प्रखर व्यक्ति को शासन परेशान कर रहा है तो समाज को और उस समय के राजनीतिक दलों को खड़ा होना था। फिर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी 1906 में, उसके लिए बड़ा फंडिंग किया। उस फंडिंग के बाद 10 साल बाद लखनऊ समझौता करा दिया और मोहम्मद अली जिन्ना को एक हीरो बना दिया। मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा खड़ा गया एक बहुत बड़ा मोहरा था। मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम शरीयत के बारे में, मुस्लिम मजहब के बारे में उसे खुद नहीं पता था। पूरी तरह से वो अंग्रेज व्यक्ति था।
धीरे धीरे जिन्ना आगे आता गया, पाकिस्तान की मांग को मजबूत करता गया, और 1937 में ही सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का शंका जताई थी, देश बंटने वाला है। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने नहीं सुना। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, यहां पर आंदोलन चले, ब्रिटिश शासन ने जिन्ना को और आगे कर दिया 1942 के बाद कि तुम पाकिस्तान की मांग को प्रबल करो। तो क्या देश का जो विभाजन हुआ वो जिन्ना ने कराया कि जिन्ना एक व्यक्ति मात्र था, उसके पीछे एक तंत्र कार्य कर रहा था, एक सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। तो क्या भारत के राजनेता जो उस समय स्थापित थे, वो सारे नेताओं को इस बात का भनक नहीं लगी, ज्ञान नहीं हुआ? और यदि ज्ञान हुआ तो उसको नजरअंदाज क्यों किया गया? मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि देश के विभाजन में भारत का मुसलमान बिल्कुल साथ में नहीं था। उस समय का जो भारतीय मुसलमान था वो विभाजन के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। जिन्ना के साथ विभाजन का कोई भी प्रबल पक्ष नहीं था, और ना ही भारतीय मुस्लिम समाज का मन था कि भारत का विभाजन हो। लेकिन आपको लगेगा फिर विभाजन कैसे हो गया, जिन्ना अकेले कैसे करा सकता है? तो जिन्ना के पीछे एक बड़ा तंत्र था। और भारत बहुत जल्दी अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा, दुनिया के लिए एक बड़ी ताकत होगा। इस बात का विश्लेषण यूरोपीय ताकतों ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में देख लिया था कि जो वो लड़े दोनों युद्ध, उसमें भारत की सेना संख्या बल में, ताकत बल में हर तरह से मजबूत थी। तो हमारा मैन पावर, हमारा साहस वो जानते थे। इसलिए भारत को जाते जाते विखंडित करना है, इतने टुकड़ों में बांटना है कि कोई भी व्यक्ति से एक ना कर पाए। और आज तो भारत एक है। आजादी के समय जब भारत को एक किया गया तो लोग मजाक उड़ाते थे कि बहुत जल्दी टूटने वाला है, ये तो टूटने वाला ही, इसको तोड़ ही देंगे। लेकिन भारतीय समाज में समय समय पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, ऐसा नेतृत्व मिला है, भले कम समय के लिए मिला है। भारतीय जनमानस सामान्य काल में कुछ भी करे, लेकिन संकट काल में समाज और देश के साथ खड़ा हुआ है। इन सारे बातों के कारण भारत बच पाया। ये तो बड़ी पैनी नजर थी विदेशी ताकतों की। और सीधी सी बात है, यदि कोई पड़ोस में शक्तिशाली बन रहा है तो कभी पड़ोसी या दूसरे मोहल्ले के व्यक्ति भी नहीं चाहेंगे ये व्यक्ति उठ पाए। ये तो ताकत का टकराव है, ये तो सभ्यताओं का द्वंद्व है। तो जिन्ना के साथ भारतीय मुसलमान बिल्कुल नहीं था, मुसलमान चाहते भी नहीं थे। उसका कारण यह भी था कि उस समय जो कुछ मुस्लिम नेता थे, अबुल कलाम आजाद, लियाकत अली, बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग भारत के प्रति अच्छा भाव रखते थे। और इनका यह भी मानना था कि यदि भारत से अलग मुस्लिम देश बना तो वह मुस्लिम देश दो देशों के बीच पिस जाएगा, चीन और भारत के बीच। ना तो वो अपना समृद्धि को प्राप्त करेगा, ना सम्मान को प्राप्त करेगा, और अनेक कारणों से बीच में पिसता रहेगा और उसे कुछ भी नसीब नहीं होना है। और वैसे भी भारतीय मुसलमानों का हित भारत में ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि भारत में तो हर व्यक्ति सुरक्षित है और भारत में हर व्यक्ति रहना चाहता है। लेकिन जिन्ना के पीछे शासन का एक तंत्र था। बाद में बंगाल बिहार के कुछ नेता और मिल गए, स्थानीय नेता जो अति कट्टर थे, जिनको पद प्रलोभन, पद का, पैसे का प्रलोभन दिया गया। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रलोभन दिया गया। फिर जिन्ना ने अपने लोग खड़े किए बंगाल बिहार में। और एक बार जिन्ना गांधी जी से मिलने भी गया था। तो जिन्ना गांधी जी ने पूछा कि तुम पृथक पाकिस्तान क्यों चाहते हो? तो जिन्ना ने कहा भारत का मुसलमान चाहता है, मैं थोड़ी चाहता हूं।
महात्मा गांधी ने कहा नहीं, भारत का मुसलमान देश विभाजन के पक्ष में नहीं है, तुम अपनी बात करो, सही बताओ तुम क्यों चाहते हो। तो जिन्ना ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। यह आजादी के बहुत पहले की बात है, यानी 42 के बाद की बात है, लेकिन आजाद देश नहीं हुआ था, उसके काफी पहले की बात है। तो उन्होंने बोला तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ। और गांधी ने नेहरू से कहा कि यदि जिन्ना प्रधानमंत्री बनकर देश का विभाजन रोक सकता है तो उसे प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन उस समय नेहरू जी का एक वाक्य ने देश के इतिहास को बदल दिया। नेहरू जी का वाक्य था कि जिन्ना को मैं अपने मंत्रिमंडल के प्यून के पद पर भी नियुक्त नहीं करूंगा। और इस वाक्य के बाद जिन्ना ने जिद पकड़ा। फिर गांधी जी ने जिन्ना को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी से जिन्ना मिले ही नहीं। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम तक कहा, मनाने का प्रयास किया। यह विभाजन मेरी मृत्यु के बाद ही संभव है, मेरे 100 से होकर गुजरेगा, ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंत में 47 में देश का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद देश को एक करना था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दूरदृष्टि रखने वाले, दृढ़ निश्चय रखने वाले राजनेता थे, और उनके प्रयासों से देश का विलय हुआ और संपूर्ण देशी रियासतों ने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत की संप्रभुता को स्वीकार किया और देश एक हुआ। क्योंकि ब्रिटिश शासन ये नहीं चाहता था कि देश एक हो। उसका कारण थे केवल भारत में इन्होंने शासन नहीं किया, दुनिया के कई देशों में शासन किया। चीन में शासन किया इन लोगों ने, ताइवान में शासन किया, मलेशिया में शासन किया, इंडोनेशिया में शासन किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह शासन किया। अफ्रीका में आप देखेंगे सीधी रेखा में देशों को बांटा गया है। अफ्रीका महाद्वीप का आप थोड़ा नक्शा देखेंगे तो किसी देश की सीमा त्रिकोणीय है, किसी की चतुष्कोणीय है, किसी की षटकोणीय है, एक सीधी रेखा में विभाजित है। जबकि देश की जो सीमाएं होती हैं वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती हैं, वो जिगजैग होती हैं। तो जो प्रयोग उन्होंने अफ्रीका में किया था वही प्रयोग वो भारत में करना चाहते थे और भारत को 565 देशी रियासतों में तोड़ना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग राजाओं को प्रलोभन देके भी रखा था कि देखो तुम भारत में मिल जाओगे, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपनी देशी रियासत को पृथक रखो, स्वतंत्र रखो, तुम वहां के प्रधानमंत्री रहोगे, तुमको यश मिलता रहेगा। ऐसा राजाओं को बहकाया। इस काम को करने के लिए माउंटबेटन आया, एक होशियार व्यक्ति थे, हमारे देश के अंतिम वायसराय थे। जो राजा नहीं माने कि नहीं हमको भारत के साथ ही जाना है, तो भाई अब तुम देख लो। ऐसे ही उन्होंने 3 देशी रियासतों में पूरी राजनीति खड़ी कर दी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम को समझाया, नहीं मान रहा था। सरदार पटेल ने फिर अच्छे शब्दों में समझाया कि विलय तो करना पड़ेगा। विलय हुआ क्योंकि सरदार पटेल ने हैदराबाद में एक आंतरिक सर्वे भी कराया था, विलय तो बाद में किया है। और हैदराबाद की जनता उस आंतरिक सर्वे में कह रही थी हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। केवल वहां का निजाम ऐसा नहीं चाह रहा था, ऐसी जूनागढ़ का राजा नहीं चाह रहा था। गुजरात में जूनागढ़ रियासत थी। जम्मू कश्मीर के राजा भी अनिर्णय की स्थिति में थे, महाराजा जो थे हरि सिंह। लेकिन जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, जम्मू का और कश्मीर के आसपास सेना पहुंच गई, पाकिस्तानी सेना, सारे रास्तों को बंद कर दिया, जो सामग्री थी, संसाधन थे, वो पहुंचना बंद हो गए। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और मदद की गई। भारत की सेना गई और पाकिस्तान सेना को पाकिस्तान तक खदेड़ के आई। और जम्मू कश्मीर का भी विलय 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन महाराजा हरि सिंह गौर ने बगैर किसी शर्त समझौते के साथ किया। इस तरह से देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भी भारत की सरकारों ने, भारत के बड़े राजनीतिक दलों ने
अनेक गलतियां किया। अभी हम देखते हैं चीन लगातार आक्रामक मूड में रहता है। तो हमने 1954 के आसपास चीन से एक समझौता कर लिया, पंसील समझौता। वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा हिंदू चीनी भाई भाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोगों ने एकदम भाषण देना चालू कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, और पूरे देश में एक ही वायरस फैला, हिंदी चीनी भाई भाई। हमने अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण बंद कर दिया, चीन को हमने भाई मान लिया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। चीन लगातार अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण करता रहा, आक्रमण की योजना करता रहा, हमको कमजोर बनाता रहा। हमारी सेना हमसे एकदम हमारी कमजोर हो, क्योंकि पड़ोसी देश चीन था, वही हमला कर सकता था, वो हमारा मित्र है, हमला कर नहीं सकता है, तो सेना पर ध्यान क्यों दिया जाए। ध्यान दिया जाए विकास पे, औद्योगिक विकास पे। ये प्रधानमंत्री सोचने लगे। 1959 से प्रधानमंत्री को अनेक आईबी रिपोर्ट में उस समय के समाज संगठनों के जो प्रमुख शक्तिशाली लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के जो सरसंचालक थे श्री गुरु जी, ऐसे अनेक लोगों ने नेहरू जी को खबर भिजवाया कि चीन पूरी तरह से आक्रमण की योजना बना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जो उस समय के थे वो नहीं माने, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि चीन ऐसा कर सकता है। और 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया और हमारे जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भाग, जिसे चीन अक्साई चीन कहता है, उस पर कब्जा कर लिया। क्योंकि चीन का जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान पर बहुत इंटरेस्ट है। वो लगातार पाकिस्तान को भारत के सामने मोहरे के रूप में खड़ा करता है, क्योंकि चाइना को पता है कि एशिया में दो महाशक्तियां हैं, एक भारत और एक चीन। चीन कुछ मामलों में हमसे आगे भी है, लेकिन चीन की जो पॉपुलेशन है वो वृद्ध हो रही है, भारत की पॉपुलेशन यंग हो रही है, भारत में मैन पावर बहुत है, नेतृत्व भी सही मिल गया है। इसलिए भारत लगातार आगे बढ़ेगा तो चीन शुरू से ही पाकिस्तान को मोहरे के रूप में उपयोग करता है। इससे पाकिस्तान कमजोर भी होगा तो चीन का आर्थिक हित भी पूरा होगा, और पाकिस्तान के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से, अलगाव के माध्यम से भारत को चुनौती देता रहेगा और भारत इसी काम में लगा रहेगा। तो निर्बाध रूप से मेरा विकास होता रहेगा। उसने एक बड़ी योजना भी तैयार किया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत सरकार ने उसका विरोध किया। तो चीन जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में इसलिए भी महत्व ले रहा, उसका कारण उसकी जनसंख्या का व्यवस्थापन है। जो पूर्वी चाइना है बहुत ही सघन है, और सारा जो विकास है वो ईस्ट चाइना में है। पश्चिमी चाइना जो है वो कम विकसित है, जनसंख्या घनत्व भी कम है, इसलिए अपनी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको पश्चिम की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। ये भी चाइना का एक बड़ा कारण है। इसलिए लगातार जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में उसकी गहरी रुचि है। तो 1962 के चीन में भारत की हार हुई, बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए, और उस समय का भी जो वायुसेना अध्यक्ष हैं उनका भी बड़ा स्टेटमेंट है कि यदि प्रधानमंत्री वायुसेना के प्रयोग की अनुमति दे देते तो शायद हम युद्ध नहीं हारते। इस तरह से उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ ही विश्वासघात हुआ, और उस विश्वासघात के कारण वो टूटे और कुछ वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई 1964 में। फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। जो नेहरू जी ने गलतियां की तो उसको उन्होंने सुधारा, सेना को मजबूत किया, ताकतवर बनाया, पूरा ध्यान सेना की तरफ दिया। पाकिस्तान ने फिर से आक्रमण किया। पाकिस्तान ने सोचा वही सेना है जो चीन से हार गई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत गहरा जवाब दिया और हमारी सेना पाकिस्तान के बहुत अंदर तक घुस गई। पाकिस्तान एकदम भय में आ गया। पाकिस्तान के जो सेनापति थे उनका डायलॉग हुआ करता था, स्टेटमेंट, कि ब्रेकफास्ट तो लाहौर में करेंगे, डिनर दिल्ली में करेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था।
लेकिन जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, सेना पर पूरा ध्यान दिया, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया। पाकिस्तान झुका, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात किया कि भारत पर दबाव डालो, समझौता करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मैंने आक्रमण तो किया नहीं, हमारी सेना ने आक्रमण किया है, मैंने सेना को आदेश दिया है, लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान, अमेरिका ये भूल चुके थे कि अब देश का प्रधानमंत्री भी अलग है, देश की दिशा और नीति भी अलग हो गई है। फिर शास्त्री जी के मित्र थे रसिया के, रूस के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बातचीत किया और उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। उस ताशकंद समझौते के बाद युद्ध विराम हुआ और उसी ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। वास्तव में मृत्यु नहीं था, वो एक हादसा था। सरकार ने जानकारी दिया कि शास्त्री जी हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन वास्तव में कारण कुछ अलग था। शास्त्री जी की जब डेथ बॉडी भारत आई तो उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। इस समय पर हम अमेरिका के कृपा पात्र थे। अमेरिका हमको खाने के लिए गेहूं भेजता था, और ऐसा गेहूं भेजा जाता था जो वहां अमेरिका जानवरों को भी नहीं खिलाता था। ऐसा बत्तल गेहूं हमारे देश में भेजता था। शास्त्री जी ने कहा इस गेहूं को बुलाना बंद कर दिया जाए। तो उनके जो एक्सपर्ट लोग थे, उन्हें सलाह दिया कि देश की जनता भूखी मर जाएगी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया कि विदेशी रोटी अपमान से खाकर जीने से अच्छा है देश में भूखे पेट रहकर सम्मान के साथ मर जाओ। और तभी उन्होंने दिल्ली में आह्वान किया था पूरे देशवासियों से कि हम कम से कम एक समय का व्रत रहें सोमवार को। इससे जो खाद्यान्न बचेगा वो जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। और केवल आह्वान ही नहीं किया, सबसे पहले वो खुद उन्होंने व्रत प्रारंभ किया। तो इस तरह से मैंने इतिहास के कुछ पक्षों का उल्लेख किया, और विषय तो काफ़ी लंबा हो सकता है और इसमें कई सेशंस हो सकते हैं। मेरे अपने विचार थे, और आज फिर हम देख रहे हैं कि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं एक दिन सोच रहा था कि कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, भारत सरकार की नीति आई, फिर स्वच्छ भारत मिशन आया, इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया, और आज कोरोना आ गया। आज हम टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय पर प्रधानमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप हुए कि डिजिटल इंडिया पर खर्च किया जा रहा है, यहाँ तो गरीबी है, अशिक्षा है, लोग भूखे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वही डिजिटल इंडिया, आज वही स्वच्छ भारत मिशन इस कोरोना वैश्विक संकट में कितने लोगों के लिए सहयोगी बन रहा है और मददगार बन रहा है। हमारा एक बड़ा इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। तो आज देश की जो दिशा चल रही है, आज इस महामारी में भी शीर्ष 10 देशों की चर्चा होती है, तो हमारे देश के नेतृत्व की चर्चा होती है और उसे सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है। इसलिए सही समय पर सही दिशा में लिए गए निर्णय हमेशा सफल होते हैं। मैंने अतीत की जो कुछ कमियों का उल्लेख किया, प्रकाश डाला, उसमें मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल को आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है, बल्कि वो गलतियां दोबारा ना हो, वो निर्णयों की पुनरावृत्ति ना हो, तो देश को आने वाले समय में देश के लिए एक अच्छा संकेत है, देश के लिए अच्छा होगा। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। आज चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस फैलाने के कारण उभर रहा है। भारत भी एक दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ रही है। दुनिया के दूसरे देशों का जो हृदय हम जीत रहे हैं। हम आर्थिक रूप से हो सकता है कि थोड़ा कमजोर भी हों, लेकिन जो हमारी संस्कृति बोलती है वसुदैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। आज चाइना यदि वायरस फैला रहा है तो भारत दुनिया को दवा दे रही है।
और दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की तारीफ किया। और एक बार फिर भारत अपने वैभव को प्राप्त करने के लिए, एक बार फिर भारत दुनिया को दिशा देने के लिए एक वैश्विक आध्यात्मिक पवित्र शक्ति के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में हम सभी सहभागी बनेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। और मुझे लगता है देश का हर वो व्यक्ति जो देश को आगे बढ़ना देखना चाहता है, वो निश्चित रूप से इस प्रयास में साथ होगा, साथ देगा, ऐसा उम्मीद है। और जो मेरा विषय था मैं यही समाप्त करता हूँ। आने वाला जो लाइव मंच है उसमें मैं नए विषय के साथ एक बार फिर आपके साथ शामिल होऊंगा, सहभागी होऊंगा। ऐसा कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ।